2019 में इनका एनुअल रेवेन्यू 700 मिलियन डॉलर्स क्रॉस कर गया। और सबसे चौंका देने वाली बात ये कि इन्होंने बिल्कुल भी फंडिंग नहीं उठाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। और आप में से काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई स्टार्टअप खोलने का बेस्ट टाइम कौन सा है। वैसे तो स्टार्टअप खोलने का बेस्ट टाइम कल था, पर सेकंड बेस्ट टाइम आज है। पर फिर आप पूछेंगे कि भैया अभी तो रिसेशन चल रहा है, पूरी इकॉनमी डूबी है, तो हमारा स्टार्टअप कैसे ग्रो करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बड़े स्टार्टअप्स या बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि रिसेशन में शुरू हुए थे और आज बिल्कुल अलग ही लेवल पे पहुँच चुके हैं। इसके अलावा मैं वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि क्यों रिसेशन वन ऑफ द बेस्ट टाइम है अपना स्टार्टअप या बिजनेस खोलने का। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अब देर किस बात की, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। आप में से कितने लोग अपना स्टार्टअप या बिजनेस इसलिए नहीं खोल रहे क्योंकि अभी रिसेशन चल रहा है। तो क्या ये जो राजू द फाउंडर है, उसका आइडिया, प्लान, टीम सब कुछ बिल्कुल तैयार है और बस रिसेशन ही उसको रोक रहा है। मतलब राजू अपना अगला $1 ट्रिलियन कंपनी बना देता अगर अभी पैंडेमिक नहीं होता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ही रिसेशन के टाइम खुले हैं। तो पहले यार ये 5 कंपनीज डिस्कस कर लेते हैं जो रिसेशन के टाइम ही खुली हैं। पहली कंपनी जो कि रिसेशन के टाइम में खुली है वो है माइक्रोसॉफ्ट, जिनकी शुरुआत 1975 में हुई थी। तो इस टाइम में यूएसए करीब 16 महीने के रिसेशन में चला गया था और उनका जीडीपी 20 साल में सबसे कम था। पर वहाँ हमारे बिल गेट्स दादा और पॉल एलन दादा ने कॉलेज ड्रॉप आउट करके माइक्रोसॉफ्ट शुरू कर दिया। उनकी थिंकिंग ये थी कि यार उनको समझ आ गया था कि यार अब पर्सनल कंप्यूटर्स तो पूरे इंडस्ट्री को बदलने वाले हैं, सारे बिजनेसेस को बदल देंगे। और कई सारे कंपनीज पर्सनल कंप्यूटर बनाना शुरू कर चुके हैं, पर उनके लिए सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा। पीछे से बिल दादा हाथ उठा के बोल रहे हैं कि भैया हम बनाएंगे, और हमारे साथ ये पॉल दादा हैं, हम दोनों कॉलेज ड्रॉप आउट करके सॉफ्टवेयर बनाएंगे। और आज आप देख ही रहे हो कि यार माइक्रोसॉफ्ट $1 ट्रिलियन की कंपनी है, बिल गेट्स का नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज़्यादा है, पॉल एलन भी एक बिलियनर थे। तो अगर यार वो उस टाइम में रिसेशन के डर से रुक जाते तो वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते, क्योंकि उन्होंने सही टाइम में रिस्क लेके अपॉर्चुनिटी को पकड़ा, तभी आज उनकी कंपनी इतनी सक्सेसफुल है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो भी $1 ट्रिलियन कंपनी है, वो है एप्पल। अब एप्पल भी अराउंड इसी टाइम 1976 में शुरू हुआ था, पर 1975 और 1976 के टाइम में जो चल रहा था वो चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे। पर एक्चुअली एप्पल की ग्रोथ 2001 में हुई जब स्टीव जॉब्स ने आईपॉड लॉन्च किया था। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार आईपॉड के लॉन्च होने के कुछ ही महीनों पहले 9/11 हुआ और उसके बाद तो यार मार्केट बिल्कुल तहस नहस हो गई। और वहीं पे स्टीव जॉब्स 3-4 साल पहले ही अपनी कंपनी में वापस आए थे, क्योंकि यार उनको पहले अपनी कंपनी से फायर कर दिया गया था। और उन्होंने इतने साल रिसर्च करके क्या बनाया, एक छोटा सा म्यूजिक प्लेयर। और उस टाइम में ऐसा नहीं था कि यार म्यूजिक प्लेयर नहीं थे, कि यार उन्होंने बहुत बड़ी इनोवेशन कर दी। सोनी के वॉकमैन चलते थे, पर एप्पल ने जब आईपॉड लॉन्च किया ना भैया, स्टीव जॉब्स की प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। वो जीन्स के जो पॉकेट के अंदर जो पॉकेट होता है, छोटे से पॉकेट में फिट आने वाला इतना छोटा सा प्यारा सा आईपॉड, लोगों को एक्चुअली प्रोडक्ट से प्यार हो गया। और उस टाइम के हिसाब से भी आईपॉड थोड़ा बहुत महंगा था, पर यार प्रोडक्ट इतना बढ़िया, इतना वेल मेड, इतना मस्त यूज़र एक्सपीरियंस कि लोगों को लिटरली सपनों में आईपॉड आने लगा। और उसके बाद तो आईपॉड ने पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री बदल दिया और एप्पल को बिल्कुल टेक कंपनीज के फ्रंट पेज पे ले आया। और इसके बाद की स्टोरी तो आपको पता ही है। आईफोन लॉन्च हुआ, आईपैड आया, मैक को इम्प्रूव किया, वॉच आया, एयरपॉड्स आए, और हर एक प्रोडक्ट ने अपने सेगमेंट को आर पार कर दिया। पर इसकी शुरुआत आईपॉड से हुई और उस टाइम में अगर वो रुक जाते, बोलते कि भैया अभी मार्केट डाउन हो गया है, और ना लॉन्च करते, क्या पता एप्पल आज इतनी बड़ी कंपनी ना होती। अच्छा, ये दोनों कंपनियां तो यार $1 ट्रिलियन कंपनी बनी गई है। हम माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, अमेजॉन ये सब यूज़ भी करते हैं। तो कभी कभी मन नहीं करता कि यार इनके भी स्टॉक्स या शेयर्स खरीदते हैं, ये इतना ग्रो कर रहे हैं तो यार थोड़े बहुत पैसे हम भी कमा लेंगे। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो किया होगा, आपने मेरी रिसेंट 1 मिनट की वीडियो देखी होगी वहाँ पर, जिसमें मैंने आपको बताया कि अरे एक ऐसा ऐप जिससे आप इंडिया में ही ये सारे यूएस में जो लिस्टेड नैस्डैक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स खरीद सकते हो, बहुत कम फीस से और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। तो अगर अभी तक यार इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर मैं अलग 1 मिनट की स्टार्टअप बिजनेस टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबसे रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से आके फॉलो कर लो। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने बहुत कम वीसी यानी वेंचर फंडिंग उठाई थी। तो ऐसा नहीं था कि यार उस टाइम में रिसेशन था तो इन्होंने बहुत सारी फंडिंग उठा ली थी। माइक्रोसॉफ्ट ने टोटल में आईपीओ से पहले करीब $1 मिलियन की फंडिंग उठाई थी, जो अगर आप एडजस्ट करोगे तो अभी करीब $2.6-2.7 मिलियन होगा।
तो रिसेशन है तो ज़रूरी नहीं कि यार आपको फंडिंग चाहिए, बिना फंडिंग के भी आप देख रहे हो कि यार कितनी बड़ी कंपनीज हैं ये। जो तीसरा एग्जांपल है वो है नेटफ्लिक्स। इनकी शुरुआत 1997 में हुई थी। सबसे बड़ी बात ये है कि यार इनका आईपीओ यार 2002 में हुआ था, मतलब लिटरली वन ऑफ द वर्स्ट टाइम था। 9/11 का क्रैश हुआ था, मार्केट डाउन था, पर इन्होंने तब भी आईपीओ कर लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार साल 2000 को नेटफ्लिक्स के एग्जीक्यूटिव्स ब्लॉकबस्टर के पास गए थे। ब्लॉकबस्टर उस टाइम में मूवीज रेंट करता था और बहुत बड़ा बिजनेस था। तो नेटफ्लिक्स वालों ने ब्लॉकबस्टर को बोला कि यार हमको $50 मिलियन में खरीद लो और हम आपका ऑनलाइन बिजनेस संभालेंगे, आप ऑफलाइन में तो इतना बढ़िया कर ही रहे हो। उस टाइम में ब्लॉकबस्टर आराम से नेटफ्लिक्स को खरीद सकता था, पर ब्लॉकबस्टर ने बोला कि भैया तुम इतनी छोटी कंपनी हो, क्या ही कर लोगे तुम आगे ग्रो करके, तो उन्होंने खरीदा नहीं। और फाइनली हुआ क्या, नेटफ्लिक्स ने अपना 2007 में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल में ग्रो हुई है। आईपीओ के टाइम में नेटफ्लिक्स का शेयर प्राइस करीब $15 था और अभी उनका एक शेयर का प्राइस $400 से भी ज़्यादा है और नेटफ्लिक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन $180 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो यार उस टाइम में तो यार नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज में इंडिया से इन्वेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता था। अब आप आराम से इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल द स्टार्टअप ज्ञान में जाके इसके ऊपर मैंने जो अभी रिसेंटली वीडियो बनाई है, जल्दी से देखो। और अगर आप पूछेंगे कि भैया ब्लॉकबस्टर का क्या हुआ, 2010 को ब्लॉकबस्टर खत्म हो गई क्योंकि सब धीरे धीरे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की तरफ ही जाने लगे। तो देख रहे हो भाई, इतने मुश्किल टाइम में नेटफ्लिक्स शुरू हुआ, अभी तक भी नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा कर्जे में है, पर क्योंकि यार वो मार्केट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तभी वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। चाहे रिसेशन हो या इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बूम कर रही हो, नेटफ्लिक्स एंड चिल तो हर कोई कर ही रहा है। आजकल तो यार इतनी ज़्यादा चिलिंग हो रही है कि लोग पीयर प्रेशर में बैठ के वेब सीरीज़ देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राजू पीयर प्रेशर में आके अपना करियर इंप्रूव करे या अपना स्टार्टअप या बिजनेस खोले। सबसे आसान तरीका टाइम वेस्ट करने का, नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच करे जा रहे हैं एक सीरीज़ के बाद दूसरी सीरीज़ और फिर बोल रहे हैं कि भैया हम अपना स्टार्टअप कैसे खोलें, रिसेशन चल रहा है। तो ऐसा चलता रहा तो फिर ठीक है, आपका ज़िंदगी भर रिसेशन ही चलता रहेगा, टेंशन की क्या बात है। अच्छा, नेटफ्लिक्स ने तो यार $100 मिलियन से ज़्यादा की फंडिंग उठाई है, पर जो अगला वाला एग्जाम्पल है ना, वो बिल्कुल सही में यार क्रेजी एग्जाम्पल है। उसके अगर आप स्टैट्स देखोगे ना, दिमाग घूम जाएगा। चौथा एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ वो है मेलचिम्प का, जिनकी शुरुआत 2001 में हुई थी। अब भाई मैंने 2-3 बार आपको समझा दिया कि यार 2001 में प्रॉब्लम क्या चल रही थी। हुआ ये, कंपनी स्टार्ट होने के बाद इनके फाउंडर्स ना काफ़ी टाइम तक इसको एज अ साइड प्रोजेक्ट चला रहे थे, कुछ $1000 कमा रहे थे हर महीने, बढ़िया चल रहा था। पर फिर वो धीरे धीरे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के ऊपर फोकस करने लगे, ठीक ठाक बिजनेस चलने लगा। पर जैसे ही सब कुछ ठीक चलने लग जाता है, कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। तो 2007-2008 के टाइम में रिसेशन आ गया और तब यार ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना शुरू कर दिया। तो 2009 को मेलचिम्प ने अपना प्रीमियम प्लान लॉन्च किया और एक साल के अंदर इनके यूजर्स 85,000 से बढ़ के 4,50,000 हो गए। मतलब ग्रोथ देख रहे हो, वो भी रिसेशन के टाइम में बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का। और अगर आप बोलेंगे कि भैया मेलचिम्प करता क्या है, तो मेलचिम्प बेसिकली एक मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है और एक ईमेल मार्केटिंग सर्विस है। पर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। 2019 में इनका एनुअल रेवेन्यू $700 मिलियन क्रॉस कर गया और सबसे चौंका देने वाली बात ये कि इन्होंने बिल्कुल भी फंडिंग नहीं उठाई। जीरो फंडिंग में रिसेशन में स्टार्ट करके दूसरे सेशन में डूबते डूबते आज देख रहे हो कि कितने बड़े लेवल की कंपनी खड़े कर चुके हैं। तो अब देख लो भाई, आप बोल रहे हो रिसेशन में कंपनी शुरू नहीं कर सकते, और ये रिसेशन में शुरू हुई कंपनी के 12 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव कस्टमर्स है। जो पांचवा एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ ना, वो जिस सेक्टर में ऑपरेट करता है उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस पैंडमिक से। तो वो पांचवा स्टार्टअप है एयरबीएनबी। अब एयरबीएनबी की शुरुआत 2008 में हुई थी। तो उस टाइम में एयरबीएनबी के फाउंडर सैन फ्रांसिस्को मूव हुए थे, उनको जॉब नहीं मिल रही थी, पर वहाँ पर उन्होंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने देखा कि सारे होटल्स फुल हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने अपार्टमेंट में एक एयर मैट्रेस बिछा के लोगों को रहने की जगह दे सकते हैं। अब आइडिया काफ़ी मस्त था और उन्होंने काम करना शुरू किया, पर इसको वो स्केल अप नहीं कर पा रहे थे। क्रेडिट कार्ड से जितने भी वो पैसे ले सकते थे वो सारे पैसे खर्च कर दिए, फिर भी वो कमा नहीं पा रहे थे। पर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भैया ये आइडिया मस्त है, इसको हम सक्सेसफुल बना के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस टाइम में ओबामा और मैकेन का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे, तो इन्होंने पैसे कमाने के लिए ओबामा और मैकेन की फोटो कॉर्नफ्लेक्स की डब्बों में लगाने लगे और कॉर्नफ्लेक्स बेचने लगे। तो यहाँ से तो उनकी शुरुआत हुई और जैसे जैसे रिसेशन बढ़ता गया, लोग होटल्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो वो एयरबीएनबी में रहने लगे थे और इससे एयरबीएनबी काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने लगा। तो इस स्टोरी में हुआ कि रिसेशन की वजह से एयरबीएनबी इतनी तेज़ी से ग्रो करने लगा, पर उसके लिए भी यार उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और अगर एयरबीएनबी के ऊपर आप एक बहुत डिटेल में केस स्टडी चाहते हैं, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप्स है, $30 बिलियन से भी ज़्यादा इनका वैल्यूएशन है, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने अभी तक टोटल में करीब $5.4 बिलियन की फंडिंग उठा दी है और
जब से ये पैंडेमिक हुआ है इनकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई है। इन्होंने करीब 25% अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है, पर ये धीरे धीरे दूसरी चीज़ों में एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी उन्होंने ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस पे फोकस करना शुरू कर दिया है, जिससे वो इस टाइम में भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू कमा पाएंगे। और क्योंकि यार वो पहले ही इतने टफ टाइम से गुजर के आ चुके हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि यार एयरबीएनबी इस टफ टाइम से भी बहुत स्ट्रांगली बाहर आएगा। तो ये तो 5 स्टार्टअप्स या बिजनेस कह लो, उनके एग्जांपल्स हैं जो कि रिसेशन में टाइम में शुरू हुए और आज बहुत सक्सेसफुल है। पर आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि यार क्यों रिसेशन में बिजनेस शुरू करना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो क्यों रिसेशन वन ऑफ द बेस्ट टाइम है अपना स्टार्टअप या बिजनेस खोलने के लिए? इसका पहला रीज़न ये है कि यार रिसेशन में ना मार्केट काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है, काफ़ी ठंडा पड़ जाता है। तो यार जो कंपनीज हाइप पे चलती हैं कि यार एड्स डाल के अपने रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, ये सारे कंपनीज यूजुअली आउट ऑफ बिजनेस चल जाते हैं। तो इसमें क्या है कि यार क्योंकि सब कुछ स्लो डाउन हो पाता है, आप मेन चीज़ों पे फोकस कर पाते हो, अच्छे बिजनेसेस को देख पाते हो, उनके मेट्रिक्स को समझ पाते हो, उनसे इंस्पिरेशन लेके अच्छे बिजनेस आइडियाज सोचते हो। ऐसे नहीं कि यार नॉर्मल टाइम में अगर कोई बिजनेस ग्रो कर रहा है पीछे से एडवर्टाइजिंग करके आपको भी लगे कि यार वो आइडिया मस्त है, पर बाद में जैसे थोड़ा सा रिसेशन हुआ कंपनी डूब गई। तो इससे आपको एक क्लैरिटी ऑफ माइंड आती है। और इससे अपना सेकंड पॉइंट भी आता है कि यार आप एक ऐसा बिजनेस या स्टार्टअप खोलते हो जो कि एक्चुअली भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कस्टमर्स उस प्रोडक्ट या सर्विस को पसंद करते हैं। ऐसी कोई टाइम पास वाली या 2-3 महीने चलने वाली चीज़ नहीं है कि यार अभी कुछ महीने ये चली पर 2-3 महीने बाद कुछ नया आ गया तो लोगों ने आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ करना छोड़ दिया। आप एक्चुअली एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करते हो जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इससे हमारा तीसरा पॉइंट भी आ जाता है कि यार आप एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करते हो, क्योंकि यार रिसेशन के टाइम में फंडिंग इतना ईजिली मिलता नहीं है। तो आप शुरुआत से प्रॉफिट पे फोकस करते हो और उन प्रॉफिट से ही ग्रो करते हो। तो इसलिए आप ऐसी कंपनी बिल्ड करते हो जो कि एक्चुअली में वैल्यूएबल हो, ना कि वैल्यूएशन पे बिल्ड हो, ना कि हाइप पे बिल्ड हो। तो इससे क्योंकि आपकी कंपनी रिसेशन में ही बनी है, तो आगे जाके अगर और भी प्रॉब्लम्स आई तब भी आप सस्टेन कर ही लोगे, क्योंकि शुरुआत से आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल हो। और एंड में जैसे कि आपको पता है कि चाहे शेयर होल्डर्स हो, एम्प्लॉयज़ हो, फाउंडर्स हो या कस्टमर्स हो, सबको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, प्रॉफिटेबल स्टार्टअप ही पसंद है, क्योंकि यार वो इंडिपेंडेंट है, 2-3 साल के लिए नहीं चलती। तो इस टाइप के बिजनेस यूजुअली रिसेशन में ही बनते हैं। तो ये तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताया जिससे कि आपको लगे कि हाँ भैया रिसेशन इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है। आई होप इन सारे स्टार्टअप से आप इंस्पायर हुए हो। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ यार, अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं जिसमें मैं आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स के बारे में बताऊँ जो कि रिसेशन में शुरू हुए थे, और मैं आपको और रीजंस दूँ जिससे कि आपको लगे कि हाँ भैया ये बेस्ट टाइम है बिजनेस शुरू करने का, कमेंट्स में बता देना। इस पर पार्ट 2 बहुत बढ़िया वीडियो बन सकती है। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटे को दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी जल्दी आके फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।